जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब मनोरंजन के लिए सिर्फ थिएटर या पारंपरिक कलाएं हुआ करती थीं, और फिर एक अकेला इंसान एक सपना देखता है। एक ऐसा सपना जो हमेशा हमेशा के लिए ये बदल देगा कि भारत कहानियों को कैसे देखता और महसूस करता है। चलिए, आज हम उसी सपने की कहानी में चलते हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक को जन्म दिया। अब ये सवाल जितना बड़ा है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। ये कहानी है एक कलाकार की जो एक बिजनेसमैन बना, और फिर एक ऐसा जादूगर जिसने अपनी कला से एक पूरे देश के मनोरंजन का तरीका ही बदल कर रख दिया। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से, ढूंढीराज गोविंद फाल्के। पर सवाल ये है कि एक पेंटर, फोटोग्राफर और स्टेज डिजाइनर आखिर भारत का पहला फिल्म मेकर कैसे बना। आइए देखते हैं कि कैसे उनके आर्ट और जुनून ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिसने इतिहास रच दिया। तो ये जो पूरी कहानी हम समझ रहे हैं वो इन पन्नों से आती है जो हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं जब भारतीय सिनेमा ने अपनी पहली सांस ली थी। इन्हीं से हमें उस समय की चुनौतियों और जीत की एक सच्ची झलक मिलती है। जी हाँ, उनका पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, लेकिन दुनिया ने उन्हें प्यार और सम्मान से दादा साहेब फाल्के कहना शुरू किया। फिल्मों के पर्दे पर जादू बिखेरने से बहुत पहले उनका कैनवस, कागज और स्टेज हुआ करता था। आप सोचिए, उनके पास हुनर कितने अलग अलग थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग सीखी, फोटोग्राफी में एक्सपर्ट थे, स्टेज डिजाइन में माहिर थे, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई की थी। उन्हें खुद भी कहाँ पता होगा कि ये सारे स्किल्स मिलकर उन्हें भारत का पहला फिल्म मेकर बनने के लिए तैयार कर रहे थे। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हीरो हारने की कगार पर होता है। फाल्के की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में यही वो अंधेरा था जहां से एक नई सुबह की चिंगारी चमकने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ अच्छा खासा चलता हुआ प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस ठप हो गया और दूसरी तरफ सेहत भी जवाब दे रही थी। फाल्के के लिए ये बहुत ही निराशा का समय था। उन्हें लगा होगा कि बस उनका कलात्मक सफर यहीं खत्म हो गया। और फिर एक शाम, एक सिनेमा हॉल के अंधेरे में एक विदेशी फिल्म देखते हुए उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक ऐसा आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर पर्दे पर ये विदेशी कहानियां चल सकती हैं तो हमारे अपने देवी देवता और नायक क्यों नहीं। और बस उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं को चलती फिरती तस्वीरों में जिंदा करने का एक नामुमकिन सा सपना देख लिया। और बस इसी एक सपने को सच करने की जिद ने लिखा भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे अहम अध्याय, भारत की पहली फीचर फिल्म। ये टाइमलाइन देखिए, उनके असाधारण सफर की एक झलक है। 1870 में जन्म हुआ, 1885 में आर्ट स्कूल गए, और फिर आया 1913, वो ऐतिहासिक साल जब राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। इसके बाद 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना, और आखिर में 1944 उनके जीवन का अंतिम फ्रेम। और वो तारीख थी 3 मई 1913। राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक क्रांति थी, भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म। इसकी कामयाबी ने एक ऐसी इंडस्ट्री की नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा हरिश्चंद्र की जबरदस्त सफलता के बाद फाल्के रुके नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो जैसे सपनों की एक फैक्ट्री ही खड़ी कर दी, जहां एक के बाद एक कहानियां पर्दे पर उतर रही थीं। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया। 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की नींव रखी, जो भारत के पहले स्टूडियोज में से एक थी। और उस जमाने में सोचिए, ट्रिक फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया। दर्शक तो हैरान रह जाते थे। उन्होंने हमारी पौराणिक कथाओं को स्क्रीन पर इस तरह जिंदा किया कि लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उनका ये पूरा शानदार फिल्मी करियर सिर्फ 19 साल का था। लेकिन इन छोटे से 19 सालों में उन्होंने कितनी फिल्में बनाई, अंदाजा लगा सकते हैं? 95, जी हाँ, 95 फीचर फिल्में। और इतना ही नहीं, 26 शॉर्ट फिल्में भी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उनके जुनून, उनकी मेहनत और सिनेमा के लिए उनके पागलपन की गवाही देते हैं। जैसा मैंने कहा, राजा हरिश्चंद्र तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो लाइन लग गई, भस्मासुर मोहिनी, लंका दहन, कृष्ण जन्म, एक से बढ़कर एक फिल्में।
और हर फिल्म में कहानी और उस जमाने के हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स ऐसे होते थे कि देखने वालों का दिल जीत लें। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है। फाल्के की साइलेंट फिल्मों का दौर भी खत्म होने वाला था। पर एक कलाकार शायद चला जाता है, पर उसकी कला वो हमेशा जिंदा रहती है। और फाल्के की विरासत तो आज भी हमारे साथ है। और फिर फिल्मों में आवाज आ गई, टॉकीज का दौर शुरू हुआ और साइलेंट फिल्मों का सुनहरा युग धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस नए दौर में फाल्के साहब ने खुद को फिल्म मेकिंग से दूर कर लिया और फिर 1944 में भारतीय सिनेमा का वो पिता जिसने सब कुछ शुरू किया था, वो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। लेकिन क्या कोई देश अपने निर्माता को भूल सकता है? बिल्कुल नहीं। उनकी याद में, सिनेमा में उनके बेमिसाल योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। आज ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा को एक सच्ची श्रद्धांजलि। फाल्के की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून और सपना एक पूरे देश की कहानी बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में ऐसी कौन सी महान कहानियां हैं जो बस अपने पायनियर, अपने प्रणेता का इंतजार कर रही हैं।